हाय एवरीवन, माय नेम इज एरास एंड हाउ आर यू। मुझे यकीन है कि आप सब अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सही सलामत होंगे और हमेशा की तरह मुझे देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। प्रीवियस क्लासेस में मैंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर चर्चा किया था। जैसे हमने बता दिया कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे स्पाइडर हो गया, स्टारफिश हो गए, ह्यूमंस हो गए और भी बहुत सारे एनिमल्स है कि नहीं। तो वो कैसे न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है वो बताया था मैं। और आपको ये भी जानकारी दिया था कि वो किस प्रकार से वो क्या-क्या खाएगा, वो बताया था और फिगर के साथ मैंने दिखाने का प्रयास किया था, तो समझे हो ना अच्छे से? देखे होंगे मुझे यकीन है। और अब इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ जो टर्म है या फिर टर्मिनोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। हम लोग जानना क्या चाहते हैं? हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं, वो किस प्रकार से हमारे कैसे-कैसे होते हुए स्टमक में जाता है और उससे हमें एनर्जी कैसे प्राप्त होता है, ये सारा कुछ जानने का मकसद है। वो कब समझ में आएगा? जब इस लेक्चर में जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, उसे आप अच्छे से देखोगे तब। उसे अच्छे से समझ पाओगे तो ही पॉसिबल है समझना। समझ गए ना? तो मुझे यकीन है कि आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। डोंट वरी, बहुत आसान है चीज़ें, जितना आसान है उतना आप सोच भी नहीं सकते। तो लेट अस टॉक अबाउट द सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है, उसका नाम है डाइजेशन, ठीक है? डाइजेशन क्या होता है, इसका डेफिनिशन बताओ। तो आई थिंक कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये बता दिया था कि डाइजेशन होता क्या है। बट फिर भी यहाँ पे टर्म है तो मैं रिपीट करता हूँ डाइजेशन क्या होते हैं। तो मैं आपसे सिखा रहा हूँ जी, the process through which the simple substances are going to be break down into the complex substances are going to be break down into the simple substance, then this is called as the digestion। जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसे तोड़ ताड़ के आसान में बना दिया जाए तो दैट इज द डाइजेशन। उसे ही हम लोग डाइजेशन का नाम देते हैं। समझ गया ना? चलिए, अच्छी बात है। तो ये ख्याल रखिएगा डाइजेशन क्या होता है, कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा। चलो, अब बता रहा हूँ डाइजेशन के बारे में कि द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substances is broken down into a small water soluble substances which can be absorbed by our body is called digestion। देखिए आपका डेफिनेशंस में क्या लिखा गया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं। तो रोटी खा रहे हो, वो एक कॉम्प्लेक्स चीज है ना। हमारा बॉडी रोटी थोड़ी जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड है, तो कैसे ब्लड है, तो बहुत सारे चीज़ों खाया तो हमारा शरीर उस सब का इस्तेमाल करके ब्लड बनाया, हमारे मसल्स बनाए, टिश्यूज़ बनाए। तो रोटी को ही ऑब्ज़र्व कर लेगा हमारा बॉडी। ऐसे कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता है और नहीं होगा, है कि नहीं? तो होता क्या है कि जो आप रोटी खाए हैं वो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, यानी कि जटिल चीज़ है अगर आसान भाषा में कहूँ तो। तो उसको बॉडी हमारा क्या करेगा, तोड़ेगा। वो पानी के साथ जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, रोटी आसानी से घुल नहीं सकता, ठीक है? और ये फालतू वाला दिमाग ना लगाइए कि जूस बनाएँगे, इसको पीस करके घुमा देंगे, वो बात नहीं है, हमारा बॉडी के लिए वो चाहिए, तो समझा कीजिए। ठीक है जी, तो वो आपने रोटी खाया तो क्या हुआ कि आप चबाए, फिर जो हमारे माउथ में था, जो भी सलाइवा ये सब, वो मिक्स्ड हुआ, फिर हमारे स्टमक में गया और वहाँ पे वो रोटी को ब्रेक डाउन होएँगे। ब्रेक डाउन कहने का मतलब ये नहीं कि पीसेस में, टुकड़ों में बाँटेगा। अब टुकड़ों में क्या बाँटेगा? तुम्हारा दाँत तो पहले ही वो काम कर चुका है कि नहीं? तो करेगा क्या सर? करेगा ये कि उसको जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, वो उसको आसान बनाएगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह ये सब जो भी है, उसमें से निचोड़ दिए जाएँगे ताकि वो जो है वो आसान बन जाए और उसको हमारा बॉडी जो है वो आसानी से ग्रहण कर ले। ये होता है डाइजेशन के काम में। और अगर इससे भी आसान में जानना है तो ऑलरेडी डेफिनिशन में ही लिख दिया कि जो वाटर में सॉल्युबल पार्टिकल्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, उसका हमारा बॉडी तोड़-ताड़ के वाटर सॉल्युबल के लायक बनाता है। तो इसे हम लोग डाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बाकी आप क्या कहाँ तकलीफ हो रहा है ज़रूर बताना। नेक्स्ट है जी कि इन मोस्ट सिंपल टर्म्स डाइजेशन मीन्स डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड। अगर सबसे आसान भाषा में कहा जाए तो डाइजेशन का मतलब क्या होगा? द
डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड। आप खाना खाते हो सॉलिड फूड, जैसे चावल, जैसे रोटी, जैसे आप सेव ही खा लिए, तो ये सब का सब क्या है, सॉलिड फूड है कि नहीं? तो ये सॉलिड फूड को हमारा बॉडी क्या करेगा, तो पहला ही लिख दिया हूँ, क्या करेगा, डिजॉल्व करने का काम करता है। तो इसी चीज को हम लोग डाइजेशन का नाम दिए हैं, और कुछ डाइजेशन खास है नहीं। समझ गए डाइजेशन क्या होता है? तो यहाँ से जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ही पूछा जा सकता है तुमसे, तो इसीलिए इस पॉइंट को टिक आउट करेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप चाहे तो आप इसे क्या कीजिए, अंडरलाइन कर लेगा। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए और डबल टिक आउट लगा दीजिए। नेक्स्ट है जी कि डाइजेशन मेक्स द फूड soluble so that it can be observed and utilized by the body। अब ये डाइजेशन क्यों जरूरी है, होगा क्यों, कोई पूछेगा आपसे कि डाइजेशन क्यों होना जरूरी है, तो ये जो टर्म है ये यही उसका उत्तर है। ठीक है, याद रहिए 3 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये पूछ सकता, हो सकता है इसी बुक में दिया हुआ रहेगा, तो यही चीज को लिखाना पड़ेगा। समझिए, डाइजेशन इसीलिए होना जरूरी है ताकि जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जो जैसे हमारा बॉडी रोटी खाएंगे तो रोटी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो उसी को आसान बना करके हमारे बॉडी को देता है, ताकि जैसे टीचर क्या है, जैसे बुक में लिख, जो भी पढ़ा रहा हूँ बुक में लिखा हुआ है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। ठीक है, तो टीचर क्या करता है कि अपने लैंग्वेज में, बच्चों के लैंग्वेज में, आसान से आसान भाषा में उसको समझाने का प्रयास करता है, ताकि आपके ब्रेन्स में और आपके माइंड में अच्छे से वो चीज पकड़ में चले जाए। यही कार्य करता हूँ मैं, और क्या करता हूँ, है कि नहीं? कोई भी टीचर और क्या करेगा? तो वैसे करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके लिए तो इतना ही पर्याप्त है, मैं बता रहा हूँ जी। ठीक उसी प्रकार से डियर, जो रोटी है वो कॉम्प्लेक्स चीजें है। अब रोटी, इतना बड़ा रोटी देंगे तो एक बार में निकल जाएगा नहीं, तो दांत से तोड़ता है ताकि आपका मौत में नरम मुलायम मुंह में जाने के योग्य हो जाए, गला में अटके नहीं। तुमने मुंह का ये काम है। ठीक उसी प्रकार से ये सारा प्रक्रिया जो है वो डाइजेशन से, उसको भी तोड़ ताड़ के जो हमारा बॉडी के लिए बनाता है, ताकि हमारा बॉडी उसको ऑब्जर्व करे, ताकि हमें एनर्जी मिले, ताकत मिले। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, तभी तो मैं चल पा रहा हूँ, है कि नहीं? तभी तो आप मुझे देख रहे हो, बैठे हो, ताकत है तो, नहीं तो फिर लेटे रहोगे ऐसे। तो समझ गया ना, किस लिए करता है डाइजेशन मेक्स, किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो फूड को सोलूबल बना देता है। तो सोलूबल बना तो क्या हुआ, तो हमारा बॉडी जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन, यानी कि इसका इस्तेमाल होगा। किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा जी, तो हमारे बॉडी के लिए, यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, बॉडी के लिए यूटिलाइज होगा, लेकिन किस लिए, तो बहुत सारे, जैसे एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, और हमारा मसल्स फाइबर टूट गया है उसको रिपेयरिंग करने के लिए, ये सारे चीजों के लिए ये इस्तेमाल होगा, ऐसी पार्टिकुलर चीजों का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ पा रहे हो, आगे बढ़ सकता हूँ, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है जी, that is the we use both physical and chemical methods for digesting or breaking up the large substances present in food। देखिए, अब ये बता दिया कि क्या होता है, कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उससे जो हमारा बॉडी है वो तोड़ेगा, ताड़ेगा और आसान बनाएगा। ठीक, बट प्रश्न ये उठता है कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, यही प्रश्न होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपसे सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए होता यह है कि जैसे ही आपने ग्रहण किया फूड मटेरियल से सब, जैसे ही आप लोग खाया, ठीक है, तो हमारा हमारा जो उसको डाइजेशन करने का काम है वो दो तरीके से, फिजिकल और केमिकली। फिजिकल कैसे, ऊपरी से बल लगा रहे हैं, बाहरी फोर्स लगा रहे हैं। रोटी लिया मुंह में तोड़ के, अब पूरा दांत जो है वो चीड़ फाड़ करेगा, इस प्रकार से चबाते हैं, जिसको इंग्लिश में च्यूइंग बोलते हैं, और च्यूइंग का हिंदी मीनिंग हुआ चबाना। ठीक है, तो उसको आपने चबाया तो वहां पे नरम मुलायम हो गया, और केमिकल चीजें भी उसको पचाने का काम करता है। जैसे ये हमारा सैलाइव है, मुंह में होता है, और स्टमक में जाने के बाद उसको बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होगा उस भोजन के ऊपर, ताकि वो जल्दी से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। कहने का अर्थ हुआ कि उसमें से आसान चीज है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वो बाहर आए, तो अभी तो हमारा बॉडी ऑब्जर्व करेगा, रोटी थोड़ी ऑब्जर्व करेगा। समझ गया? तो वही हुआ फिजिकली एंड केमिकली मेथड्स, किस लिए, तो डाइजेशन के लिए। डाइजेशन मतलब ब्रेकिंग अप, उसको तोड़ने के लिए, रोटी को टुकड़ों में तोड़ने के लिए नहीं,
बल्कि उसमें से जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें मिले इसके लिए। द लार्ज सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड, फूड में जो भी लार्ज सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, जैसे रोटी एकदम पूरा समूचा है, तो उसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाते हो, जैसे कि आपने दांत में का एग्जांपल लिया ताकि हमें आसानी मिले, ठीक उसी प्रकार से हमारा बॉडी भी है, वो क्या करता है, हमारे लिए आसान चीज़ें बना देता है ताकि हमारा बॉडी जल्दी से ऑब्जर्व कर ले। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा हूँ, अब कोई लड़का सोचेगा कि फिजिकली मेथड में क्या हुआ, तो उसी के लिए मैं लिखा हूँ कि फिजिकली मेथड इंक्लूड क्या है, च्यूइंग चबाना हुआ, और ग्राइंडिंग वही हुआ, जैसे ग्राइंडिंग मशीन देखे हो, और उसको मन डाल देते हो तो एकदम पूरा इसे कुतार करके एकदम मिक्स कर देते हो, तो वही तो चबा भी रहे हैं और उसको मिक्स कर रहे हैं, मिला भी रहे हैं लार्वा के साथ, जिसको लार बोलते हो, थूक बोलते हो, तो उसी थूक के साथ पूरा मिक्स्ड हो जाता है। अरे इतना चाहते क्यों जी, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्राइंडिंग द फूड इन माउथ, माउथ में ही ऐसा काम होता है, ये फिजिकली में आया। ठीक है डियर। अब देखो केमिकल में क्या है, केमिकल मेथड इंक्लूड द एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव टू फूड बाय द बॉडी, डाइजेस्टिव, यहाँ पे डाइजेस्टिव इंजाइम्स होंगे, ठीक है ना, या फिर डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव के बाद यहाँ पे जूसेस लिख दीजिए, डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, या फिर इंजाइम्स भी लिख सकते हो। यहाँ पे ध्यान देगा छूट गया है, ठीक है ना, डाइजेस्टिव के बाद जूसेस या फिर स्लैश दो और करके लिख दो एंजाइम्स टू फूड बाय द बॉडी इटसेल्फ, यानी कि हमारा बॉडी खुद ये कार्य करेगा, ठीक है, खुद ये ऐसा काम करेगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रक्रिया के समय क्या होता है कि द कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन, जो कॉम्प्लेक्स चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट बड़ा चीज है, कॉम्प्लेक्स चीज है, जटिल है, इसको बॉडी हमारा आसानी से नहीं नहीं इस्तेमाल करेगा मसल्स बनाने के लिए, सारा कुछ एनर्जी के लिए, है कि नहीं। तो कॉम्प्लेक्स चीज जैसे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स स्टार्च के बाद कॉमा दे दीजिए क्योंकि स्टार्च अलग है कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट इन आवर फूड, भोजन में रहता है, इज ब्रोकन डाउन, वो किसी में टूट जाए इनटू अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, तो इसको याद रखेगा, ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में बदल जाएगा, ठीक है, और ये ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा आसानी से, और फिर हमें एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी किसी भी चीज के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए ही, या फिर एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर बोलने के लिए, या फिर हाथ को मूव करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए एनर्जी मिलेगा। ठीक है, समझ गए। और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट वगैरह स्टार्च वगैरह है वो किस चीज में बदल जाएगा, तो ये हमारा ग्लूकोज में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनफैक्ट कि जो कुछ भी मैं लिखा रहा हूँ वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। ठीक है जी, समझ गया ना, वेरी गुड। नेक्स्ट बताने का प्रयास किया हूँ कि फैट्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और फैट्स भी जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। जो ये फैट्स देख रहे हो, ये फैट्स जो है वो किस में बदल जाएगा, तो हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट्स तैयार करके लिखा है कुछ, अब इसको शॉर्ट में बताना है तो ऐसे बता देगा कि देखो ये फैट्स है वो बदल जाएगा फैटी एसिड में, और यही फैट बदल जाएगा ग्लिसरॉल। तो हम भी ऐसे बता दे सकते हैं ऐसे लिख करके, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं है, ताकि आपका नोट्स वगैरह कैसे बनेगा ऐसे करेंगे शॉर्टकट में, तो ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप अपने फेयर कॉपी में इसे इतनी सारी चीजों को लिखते हुए चल रहे हो मेरे साथ, और मेरी बातों को समझ रहे हो और सीख रहे हो। तो कोई पूछता है कि फैट्स जो है वो किस चीज में बदलेगा, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ये आपको 10th में भी जानना पड़ेगा, ये टर्म इस्तेमाल होगा कि फैट बदलता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और हायर क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये एकदम बेस पॉइंट ये आपका है एक प्रकार से, समझ गया। और तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन्स आर ब्रेकन डाउन, ये एमिनो एसिड में बदल जाए, और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड अमीनो एसिड्स, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में चेंज होता है, ये जानना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन किस में बदलेगा, तो अमीनो एसिड्स में।
ठीक है। नेक्स्ट है कि नाउ ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स आर ऑल वाटर soluble, so it can pass through the wall of a small intestine and hence absorbed by the body। जो हमारा आपने देखा फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज और हमारा अमीनो एसिड, ये सिंपल सब्सटेंसेस बन गया हमारे बॉडी के लिए। अब हमारा बॉडी तैयार है कि इसको एक्सेप्ट कर लेगा और हमारे ब्लड में भेजेगा ये सारे चीज़ों को। किस चीज़ के लिए भाई? ताकि हमारा कहीं टूटा हुआ है, जैसे छिला जाता है नहीं, तो यहाँ पे भी आएगा वो सारा चीज़ इसको रिपेयर करने के लिए, ताकि पुराने जैसे ये जो स्किन्स है वो आ जाए वापस से। ठीक है, तो देखते हो कि छिला जाता है, रगड़ा जाता है, तो फिर से वापस जो है वो ठीक होने लगता है धीरे-धीरे, और धीरे-धीरे तो आपके स्किन्स में भी मिलने लगते हैं, है कि नहीं? तो वो कैसे संभव हो रहा है? तो इन्हीं सारी चीज़ों से तो संभव हो पा रहा है, ठीक है? और ये सारी चीज़ कैसे मिल रहा है? तो वहाँ से मिल रहा है जैसे कि आप भोजन वगैरह ये सब जो है वो लोग ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोलेगा भी नहीं है, तो इतने सारे चीज़ों को तुम क्या करेगा, तुम लिखेगा, इसे अच्छे तरीके से लिखिए, समझ गया ना? और हाँ, राइटिंग बैठा करके लिखा, जैसे-तैसे नहीं लिखेगा। क्लासरूम में तो हो नहीं ना कि जल्दी-जल्दी लिखते हैं, नहीं तो सर मिटा देंगे, लिख लिया मिटा दें, ऐसे नहीं ना डायलॉग मारेंगे यहाँ पे। हम मारेंगे भी तो भी क्या फ़ायदा, क्योंकि आप तो कहोगे ठीक है मिटा दो, हमको क्या, हम तो क्लिक करेंगे और फिर आपको रोक करके लिख लेंगे। अब तो भाई आप जब चाहो जब हमको रोक दो, अब तो आप ही के इशारे पे काम ही कर रहा हूँ, है कि नहीं? बट यहाँ रहा तब तो फिर क्या ही कहना। तो यहाँ पे मैं राजा और वहाँ से आप राजा, बट दोनों ही राजा हैं, है कि नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है? तो वी शुड मस्ट लिव लाइक अ लायन किंग। तो इससे इतनी सारी चीज़ों को लिख लो। चलो डियर, लिख लिया होगा, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? किसी को कोई कन्फ्यूज़न है ना? नहीं? क्या? हाँ, ये बदल जाएँगे, ये सारा का सारा जो है वो बदल जाता है ये, ठीक है? जैसे बदलेगा कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब ग्लूकोज़ में, फैट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में। तो ये याद रखिएगा, तीनों चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं होगा? चलिए नेक्स्ट है, वो ये है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको सिखाने का प्रयास किया हूँ। ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ये सारा का सारा जानकारी है, ठीक? देखो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या लिखा है यहाँ, क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी बातों को सुनना है, और जो पॉइंट ऐसे-ऐसे पढ़ते चलता हूँ ना, ये, तो वैसे-वैसे देखते भी चलिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर मेरी बातों को ही सिर्फ़ सुनिएगा तो कैसे होगा? जब मैं साइड हट के ऐसे लिखाता हूँ, तो आप ध्यान दिया करो, ठीक है डियर? तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपको इससे ये भी बताया जाए कि एलिमेंट्री कैनाल वगैरह ये सब होता क्या है? तो वन बाय वन करके मैं इसे रीड करता हूँ, ताकि आपको बारी-बारी से बता सकूँ हर एक चीज़ों के बारे में, ताकि कन्फ्यूज़न ना के बराबर हो और ना हो। सबसे पहले बताया कि ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स in which digestion and absorption of food takes place is called elementary canal, ठीक है? अब से कोई पूछता है कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, इसका डिफिनेशन बताओ, तो क्या बोलेगा? बोलिए। तो तुम मुझसे कह देना कि एक लंबा सा ट्यूब है जो हमारे माउथ से लेकर के एनस तक ले, एकदम नीचे तक ले, जहाँ से एक्सक्रेशन होता है, बाहर निकलता है, लैट्रिन वगैरह ये सब जो है ना, वहाँ तक का रास्ता जो है, तो वो एकदम पूरा लंबा पाइप यहाँ से लेकर वहाँ तक लगी है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री कैनाल। उसको एलिमेंट्री कैनाल का नाम दिए हैं, और इसी एलिमेंट्री कैनाल में हर एक चीज होता है, डाइजेशन ऑफ द फूड वगैरह ये सब होते हैं, भोजन वगैरह सब पचता है। डू वरी, हर एक का अपना-अपना चैम्बर बना हुआ है, हर एक का अपना-अपना हिस्सा होता है। जैसे कि एक बिल्डिंग है, और इसी बिल्डिंग में तुम भी रह रहे हो, मैं भी रह रहा हूँ, कैसे? क्योंकि बहुत सारे फ्लैट है इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ, उस फ्लैट में कोई और रह रहा है, और बहुत सारे लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, उस बिल्डिंग में तुम रह रहे हो। अभी तुम किसी और बिल्डिंग में रह रहे हो ना, मेरे पास नहीं ना हो, तो क्यों रह रहे हो? क्योंकि वो बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, ठीक उसी प्रकार से अलग-अलग बटा हुआ है, बट ये पूरे के पूरे सिस्टम को, लंबा सा ट्यूब को नाम देते हैं किस चीज़ का? एलिमेंट्री कैनाल का।
बोल देगा एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो मुझसे कहना कि एक लंबा सा ट्यूब की तरह मुंह से लेकर के एनस तक जो है, जिसमें डाइजेशन वगैरह ये सब का काम होता है और भी कुछ होता है, तो उसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का नाम दिए। चलो, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा, समझ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। वेरी गुड एंड वेरी नाइस, ये आपने सीखा। नेक्स्ट है डियर, इसी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आगे बातें करते हुए वो ये बता रहा हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो नोन एज गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम है वो क्या है, तो गट के नाम से जानते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बातें करते हुए, समझ गए। तो याद रहे, यहाँ से जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप क्या करो, इसे अंडरलाइन करो। इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट आउट, चाहो तो पहले भी इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो समझ गए एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बातें करते हुए, अच्छी बात है। अब आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे नहीं पूछ सकता, पूछ देगा कि एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज डैश। ऑप्शन ए में गट, बी में कुछ और देगा, सी में कुछ और देगा, डी में नन, तो क्या मारेगा गट। और ऐसे ही पूछा कि एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो ट्रैक्ट मारेगा। अगर ए में ये, बी में ये और सी में बोथ, तो बोथ मारेगा। समझ गया ना, क्योंकि डी में नन रहेगा, ठीक है। तो समझ गया कि कैसे पूछा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज है इसी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बातें करते हुए, वो ये है कि इट इज अबाउट 8 to 9 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमंस। हम मानवों में एलिमेंट्री कैनाल कितना लंबा होता है, तो 8 से 9 मीटर लंबा होता है, जो कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। 8 से 9 मीटर लंबा होता है, ठीक है। अगर निकाल करके बाहर ऐसे फैलाइएगा तो 8 से 9 मीटर लंबा होएगा वो, समझ गया ना। चलिए, और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा, ये पॉइंट भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है जी कि इट हैज मेनी पार्ट्स सच एज माउथ, बकल कैविटी, आइसोफेगस, फूड पाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सारा का सारा पार्ट है किसका, तो इसी एलिमेंट्री कैनाल का। नहीं समझा, जैसे कि हमारा हाथ इस बॉडी का पार्ट है, ये आंख इस शरीर का पार्ट है, मुंह इस शरीर का पार्ट है कि नहीं, ये लिप्स इस माउथ का पार्ट है, टीथ इसी माउथ का पार्ट है। ठीक उसी प्रकार से डियर, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट क्या है, क्या क्या हिस्सा है, ठीक है। तो मैंने बता तो दिया आपको से कि माउथ है, ये मुंह आ जाएगा, और इसोफेगस आ जाएगा, यानी कि फूड पाइप, ये सारा का सारा क्या है, ये फूड पाइप जैसे खाते हो, ठीक है। और क्या हो जाएगा, स्टोमक, जो हमारा पेट है, जिसमें हर एक चीज पानी भी डालेगा उसी में जाएगा, खाना भी उसी में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है नीचे की ओर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है पेट के पास में, रेक्टम नीचे, उससे एनस भी एब्डोमेन पेट से नीचे, ठीक है। तो समझिए ये सारा का सारा पार्ट है। कोई आपसे पूछेगा कि गिव और राइट 3 पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो कोई भी लिख देना, माउथ, आइसोफेगस और स्टमक, ये भी हो जाएगा। नहीं तो 3 पार्ट ये भी हो जाएगा, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये भी 3 पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे कोई नाम पूछेगा तो बता देगा ना। चलो, अच्छी बात है कि आप बता दीजिएगा, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो देखो जी, आगे की बातें करता हूँ। नेक्स्ट लिखा हूँ कि 3 glands are also associated with elementary canal. These are, देखो आपको तो सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड और लीवर एंड पैंक्रियास, ये 3 गो ग्लैंड है। ये मैंने बताया, ये सब ग्लैंड्स नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के साथ क्या क्या पार्ट्स था वो मैंने बता दिया है, ये है ये है। अब बता रहा हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ कोई ग्लैंड्स, किसी भी तरह का कोई ग्लैंड्स भी है क्या। ग्लैंड्स का हिंदी में होता है ग्रंथि, तो कोई ग्रंथि यानी कि कोई, आपके लिए इंग्लिश में ही ठीक रहेगा, दैट इज द ग्लैंड्स। तो कोई ग्लैंड उससे जुड़ा हुआ है क्या, उसके रास्ते में कोई ग्लैंड्स मिलता है क्या, तो है, पहला तो मुंह में ही है, दैट इज द सैलिवरी ग्लैंड्स, जिसके थ्रू सैलिवा का सिक्रेशन होता है, ठीक है जी। सैलिवरी ग्लैंड हो गया। लीवर, लीवर भी है एसोसिएटेड, और पैंक्रियास, जिससे पैंक्रियाटिक जूसेस वगैरह इस सब का सिक्रेशन होता है, समझ गया ना। तो ये भी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्या कीजिए, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो आपको जो है वो उत्तर देने होंगे, ठीक है।
अब भी किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का तो बोलिएगा, नहीं होगा बहुत सही। नेक्स्ट बताया मुझे कि द फूड इंटर्स द एलिमेंट्री कैनाल एट द माउथ। एलिमेंट्री कैनाल में हमारा भोजन कहाँ से इंटर करेगा? तो मुंह से, नाक से दे देगा। और वो आईसीयू में थोड़ी है पेशेंट जी की पाइपलाइन, मुंह से खाते हैं कि नहीं, ठीक है। एट द माउथ और बक्कल कैविटी, देखिए यहाँ पे एक चीज आ गया जो इंपॉर्टेंट है। पूछा कि माउथ को क्या बोलते हैं, तो बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। बक्कल कैविटी बोले चाहे माउथ बोले एक ही बात है, ठीक है। अब वैसे भी कैविटी इसलिए क्योंकि मुंह में क्या है, देखिए तो खोखला तो है तभी तो मुंह खोलते हैं, खुला नियत बन जाता है तभी तो भोजन वगैरह सब इतना सारा रख लेता है। कोई कोई तो मुट्ठी भर भर कर रख लेता है, पूरा खाते रहता है एकदम पूरा बेहुदा की तरह, है कि नहीं। तो ये बक्कल कैविटी इसलिए, ठीक है। कैविटी का मतलब हुआ खोल जैसा। माउथ जो है, माउथ का दूसरा नाम बक्कल कैविटी। पूछा बक्कल कैविटी इज आल्सो नोन एज, तो माउथ, माउथ इज आल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। तो आपसे क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का पूछे लेकिन आपसे बनना चाहिए, ठीक है जी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये सारा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द पासेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, जब हमारा भोजन एलिमेंट्री कैनाल से पास कर रहा होगा तब द वेरियस ग्लैंड्स जैसे में सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास और इनर वॉल ऑफ स्टोमक, स्टोमक के ऊपरी वाला नहीं बल्कि अंदर वाला पार्ट, जैसे कि ये चीज है तो इसके बाहर ही हुआ, और ये जो है वो अंदर वाला हुआ, तो अंदर स्टोमक के अंदर वाला चीज। और इतना ही नहीं बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करेगा डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। जब हमारा भोजन एलिमेंट्री कैनाल से होकर के नीचे की ओर पूरा एकदम आ जाएगा और गुजर रहा होगा पूरे एलिमेंट्री कैनाल से, तब कौन कौन जो है वो जूसेस का सीक्रेट करेगा, यानी कि एंजाइम्स को सीक्रेट करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये डियर कि जो भोजन है वो पचे जल्दी से, है कि नहीं। तो वो सीक्रेट करने वाला आइटम कौन कौन है, आई मीन टू से कि वो पार्ट्स कौन कौन है। तो सबसे पहले तो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा मुंह में ही मिल जाए, फिर लीवर है, पैंक्रियास है, इनर वॉल है ऑफ स्टोमक है, इसको याद रखना, इनर वॉल ऑफ स्टोमक। और स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या करता है, सीक्रेट करेगा, क्या सीक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस। तो पूछा कि कौन कौन सीक्रेट करेगा जब जब हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल से फूड जो है वो गुजर रहा होगा, तो बोल देगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आप या क्या कीजिए, यहाँ तक हर एक चीजों को लिखो जैसे कि हमने आपको से लिख रखा है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट है कि द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड इज थ्रोन आउट कैसे, तो थ्रू द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसको क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने भोजन वगैरह सब खाए हो, ठीक है, तो वो भोजन पच गया है तो ऑब्जर्व कर लिया गया हमारा बॉडी के द्वारा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी तो है जो नहीं पचा है कि नहीं, जो नहीं पचा है, जो अनडाइजेस्टेड है, तो वो कैसे होगा, तो लैटिंग के पैखाना वगैरह जिसे बोलते हो, तो उसके थ्रू जो वेस्टेज है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जो सिट्ठी बच गया उसको बाहर कर दिया जाएगा, किसके जरिए, तो एनस के जरिए, ठीक है। समझ गए, किसी को दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रश्न अब आता है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गया ना, चलो ठीक है। अब प्रश्न कुछ अलग है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर एक बात बताइए कि मुंह में से भोजन जो है वो इस प्रकार से मुंह में भोजन डाले और यहाँ से तो जीभ के मदद से ढकेल देते हैं, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे कैसे जाता है हमारा ये पेट में, प्रश्न है ना। अब कोई लड़का बोलेगा इसमें, ये बोलेगा कि इसमें कौन सा बड़ा भारी बात है, जो बहुत आसान चीज है सर। खाना खा रहे हैं, खड़ा है, आसानी से चला गया नीचे से सर करके। खाना खा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रकार से ऐसे बैठ गए, आसानी से भोजन चला जाएगा अंदर, इसमें कौन सी नई बड़ी बात है। क्या बोलते हो, मजाक करते हो, अच्छा कोई बात नहीं कर लो, लेकिन याद रहे मुझसे मजाक महंगा पड़ता है, तो सहने के लिए तैयार होना सर, आपके लिए कुछ भी। चलो अच्छी बात है कि आप सहने के लिए तैयार हैं। तो देखो डियर, एक बात बताओ,
सूत करके अगर सो रहे हैं और कुछ खा लिए निगल गए तो वो पेट में ना जाएगा, ये गला तक ही रह जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। ऐसे होता है काम? ऐसे नहीं होता है, वो भी जाएगा। अब बोलो, अब तो ससर के नहीं जाएगा। है ना प्रश्न इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार। तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जैसे कि भोजन यहाँ से खाए तो ये जो हमारा फूड पाइप है ये पूरे के पूरा इसोफेगस, ये जो स्टमक तक जाता है, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हुआ? तो इस प्रकार का मूवमेंट होता है, ऐसे 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 मूवमेंट होएगा, यहाँ से मूवमेंट होएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। और इसी मूवमेंट के जरिए भोजन जो है वो हमारा स्टमक तक जाता है। अब भोजन यहाँ पे है, तो ये भोजन जो है वो इसको ढकेलेगा, तो भोजन यहाँ आएगा, फिर इसको ऐसे जाए, फिर इसको ऐसे ढकेलेगा, फिर नीचे नीचे आएगा, है कि नहीं? नीचे आएगा, अब फिर ये ऐसे हो गया, तो फिर से ये इसको ऐसे ढकेलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे हटा, फिर ये ढकेलेगा, फिर ये ढकेलेगा। तो इस प्रकार से ढकेलते 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 पूरे पेट तक ले पहुंच जाते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। तो पहले भोजन यहाँ पे था, ठीक है, कुछ यहाँ पे। अभी जो है वो यहाँ से ऐसे हुआ, तो ऐसे हुआ तो यहाँ से सरा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये वाला चीज जो है, ये वाला पोर्शन जो इस प्रकार से बनते हुए चला जाता है और ये भोजन जो है वो धीरे-धीरे नीचे होते हुए चला जाएगा। इस प्रकार से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये होता है, ठीक है। तो ये एक ही तरफ से थोड़ी होता है, ये इधर से भी तो ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे होगा, इधर से भी तो ऐसे-ऐसे होगा, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे मूवमेंट होगा। इधर से भी दोनों साइड से तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, क्योंकि ये गोलाकार है ना, गोलाकार है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल। तो भोजन जो है वो आसानी से नीचे चल जाता है, किसके कारण? यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण, ठीक है। ठीक। अगर आसान भाषा में समझना है कि फूड कैसे नीचे गया तो तुम उससे कहना कि एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्या होता है जी? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और जिसके कारण जो भोजन जो कुछ भी खाते हैं हम लोग वो पेट में चला जाता है। आप पूछा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हुआ, तो कहना कि इस प्रकार का मोशन होता है, ऐसे ऐसे, थोड़ा थोड़ा पानी वाला डांस नहीं कर रहा, इस प्रकार का मूवमेंट को ही, ऐसे जो मूवमेंट हुआ, दैट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब फिगर कहेगा तो वैसे ऐसे कर देना है, नहीं ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ गया। वही चीज मैं लिखा हूँ यहाँ पर, जो ये इम्पोर्टेंट, जो ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। द फूड मूव्स फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस लिखा हुआ, मैंने आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला, कोई वो भी करेक्ट है, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही होता है। तो ये यहाँ तक लेके हर एक चीजों को लिखिए, ठीक है। चलो, आई होप डियर कि जो कुछ भी पढ़ा है वो समझे होगे और आपने सीखा होगा। देखिए एक फिगर है, ये फिगर जरूर बनाओ अपने फेयर कॉपी में, ठीक है, ठीक है, और नीचे लिख लेना फिगर किसका, तो एलिमेंट्री कैनाल का, ऐसे लिख लीजिएगा ये फिगर एलिमेंट्री कैनाल का नीचे, ठीक है जी। देख सकते हो कि फिगर जो है वो दिखा रहा है, ये पूरे के पूरे, ये पूरे के पूरे क्या है, नस तक लगी एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, जो इसका पार्ट है। देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी पार्ट है इसी एलिमेंट्री कैनाल का। और लार्ज इंटेस्टाइन इसमें नहीं बताया, कोई बात, हाँ ये बताया तो है, ये लिखा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन ये है, ठीक है। तो इसी लार्ज इंटेस्टाइन भी इसी, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी, स्टमक भी पार्ट है, या इसोफेगस देख रहे हो, यही हमारा फूड पाइप है, दिस इज द फूड पाइप, ठीक है जी। तो ये फूड पाइप है, इसमें जाता है, इसी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ तक आ जाएगा भोजन, ठीक है, समझ गया। और ये देख सकते हो, ये जीभ है, टंग है, और ये सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे है जो माउथ में सलीवा सिक्रेट करता है। ये हमारा माउथ हुआ, ये लीवर हुआ, गॉल ब्लैडर, डिओडेनम, ये सारा का सारा कैल्शियम अपेंडिक्स, और ये जो देख रहा हो रेक्टम एनस, रेक्टम यहीं पे जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो जमा होता है, स्टोर होता है, और इसी एनस के थ्रू, लैटिन के थ्रू जो है वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। समझ गया ना? तो ये फिगर है जो इम्पोर्टेंट फिगर है, और इस फिगर को आपको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। देखिए अगर आपके पास कलर पेंसिल है तो मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको कलरफुल में ही बनाएगा, ठीक है जी, ताकि आपको चीजें जो है बस स्पष्ट रहे।
और अगर नहीं है तो जाओ यार खरीदो, 10-5 रुपए का चीज़ तो है, 8 ना 4 ना में तो मिलता है वो सब चीज़, है कि नहीं? 1-2 रुपए का चीज़ है, खरीद लिया करो। वैसे क्या हँस रहा है? नहीं इतना 10-15 रुपया, 20 रुपया जो भी मिले खरीद लो, वही तो बोल रहा हूँ 1-2 रुपए का चीज़। चलो ये सब के सब लिख लो, चलो फिगर बना लोगा बना लेगा ना? अभी तो नहीं बना रहा होगा, लेकिन बना लीजिएगा, ठीक है? और हाँ, इस लेक्चर में बहुत सारी बातें मैंने किया था, बहुत सारी बातें करूँगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नए अंदाज़ में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहें, मेरे से जुड़े हुए रहे, बने रहिए। मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देते रहूँगा, गाइडेंस करते रहूँगा डियर। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, नहीं मन लगता है तो कहीं को घूमने के लिए भी चला जाओ, ऐसे भी क्या बेकरार है कि पढ़े बिना रह भी नहीं सकते हैं। है कि नहीं? ऑक्सीजन थोड़ी है कि उसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो पढ़ाई भी ऑक्सीजन हो रहा है कि उसके बिना नहीं रह सकते। घूमने के लिए भी जाया करिए, समझ गए? आपको हर एक चीज़ें मैंने बता दिया, अब मुझे नहीं लगता कि आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी जानकारी फिलहाल के लिए इतना ही। अब गुज़ारिश लूँगा, इजाज़त चाहूँगा कि आपसे बात करूँगा कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी कैसे तो कुछ नए अंदाज़ में। तब तक के लिए बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत एक साथ करते हुए रहे। सो लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, सी यू सून।